देन डोंट वरी, सिंप्लीफाइड इज हियर। हम लोग डिस्कस करेंगे वो अप्रोच जो हिस्ट्री में जहां एक सिरा पकड़ें, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कोई एक एंड पकड़ लेते हैं तो फिर कोई भी एक सिरा पकड़ लेते हैं तो उस डोर, पूरी डोर पे आप चलते चले जाते हैं। ठीक है, पूरा ट्रैक आसान हो जाता है। तो बेसिकली बात ये है कि होलिस्टिकली जो पूरा आपका जो एक सिलेबस है, जो हिस्ट्री है आपकी, उसका एक एक सिरा अगर आप पकड़ लेंगे और आपको इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप धीरे 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 आप देखिएगा कि तैयारी की पूरी माला एकदम जो है तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसी अप्रोच को डिस्कस करेंगे, उसी सिरे को, उसी एंड को जो है पकड़ने की कोशिश करेंगे। सोर्सेज की बात करें, सबको ही पता है सोर्सेज में कुछ खास नहीं है। स्पेक्ट्रम जो है वो अपने आप में होलिस्टिक सोर्स है, और अगर आप बिपिन चंद्र की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ये पढ़ते हैं तो फिर आपको इसमें जो है एनसीईआरटी को एसोसिएटेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अपने आप में नोट्स फॉर्म में है, पर इसकी चूंकि मोटाई बढ़ती जा रही है तो लोग घड़ाते जा रहे हैं। तो कोई भी बुक हो, चाहे वो 800 पेजेस की हो, चाहे 700 पेजेस की हो, कबीर का वो है ना कि रस्सी यावत जाते सिल पर पड़त निशान, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि मेहनत और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की। तो उसमें क्या करना है, आपको आपको टारगेट बना लेना है, एक आओ फिक्स कर लेने चाहे आप 6 बजे से 8 बजे का कर लीजिए, कोई भी है, आप एक टाइम जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का फिक्स हो, उसमें आप अपना 10 से 15 पेजेस या 20 पेजेस, इस रेंज में जो भी आपके हों, इनको बिल्कुल आराम आराम स्लोली स्लोली पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आगे देखते हैं अप्रोच कैसे करनी है। तो ओवरव्यू की बात करें तो 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में फाइट होती है, और इसमें इब्राहिम लोधी की डिफीट हो जाती है और यहाँ से मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश होता है। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, और उसके बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ये डिक्लाइन सडन नहीं होता है, ये एकदम कोलैप्स नहीं होता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है। वीक सक्सेसर आते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। फिर उसके बाद 1858 में क्राउन जो है वो पूरा कंट्रोल ले लेता है। एक मेजर इवेंट ये हो गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपकी यहां से काउंट होगी, जब से ये मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है और आपका जो है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं, जहांगीर के टाइम से ही जो है आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये देखते हैं इसको मेजर 5 पार्ट्स में, 5 फेज में क्यों डिवाइड किया गया है। आप चाहें तो इसमें कुछ फेजेस को मर्ज करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटी जो है एक डिवीजन है। ठीक है, ये वैसा कोई हिस्टोरिकल डिवीजन नहीं है, पर ये स्टडी के हिसाब से डिवीजन किया गया है। जैसे एक तो आपका ये पहला फेज हो गया, इसमें आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल, जहांगीर वगैरह से जो है आपके रॉयल फरमान लेना, सूरत और मसूलीपट्टनम अभी हम आगे देखेंगे वहां पे फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश करना, और 1707 में औरंगजेब का डेथ करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड फेज में आपका बैटल ऑफ प्लासी होना, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होना। ठीक है, फिर आपका ये फेज 3 में कुछ एनेक्सेशन है, फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फिर गांधी के आने से पहले और फिर गांधी के आने के बाद। ठीक है, तो 1857 टू ये जिसको बिल्कुल मॉडरेट मूवमेंट, फिर उसके बाद में ये आपका एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरी तरह शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इस तरीके से डिवीजन है। आप चाहें तो इसको जो है इन दो फेजेस को मर्ज करके इनको ना भी क्लासिफाई करिए, कोई बात नहीं है, सारे के सारे एक ही में चला लीजिए। तो ये मोटा मोटी जो है डिवीजन समझ में आता है। तो फेज 1 में हम लोग देख ही चुके थे वैसे, वास्को डी गामा का 1498 में अराइवल, और डच जो है वो उनको डिफीट किया था औरंगजेब ने, दैट इज 1686 में। ठीक है, और औरंगजेब इज सक्सीडेड बाय बहादुर शाह। ठीक है, तो फेज 2 को हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ था कि सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो हैं वो इमर्ज कर गए थे, जैसे हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया। ये सारे के सारे 1720s के डिकेड में ही उभर के आए थे। और इस समय जो मुगल किंग थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ये 1720 की बात हो रही है। यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं वो परमिशन लेने लगे थे इन्हीं रूलर्स से, इंस्टेड ऑफ मुगल एम्परर दिल्ली, इससे ना लेकर के ये इन्हीं रूलर से जो है परमिशन लेने लगे थे। उस समय जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था उसको सूबा कहते थे। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था उस सूबे का, उसको सूबेदार कहते थे। तो ये जो सूबेदार की कुछ टाइटल लोगों को मिले थे, ये सब छोड़ के इन्होंने नए टाइटल लगा लिए, दैट इज कॉल्ड नवाब। तो खुद को जो है ना इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ये सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल था। और धीरे धीरे जो है जो ट्रेडर्स थे वो इन्हीं से जो है पॉलिटिकल कंट्रोल लेते गए, जो कि हम आगे देखेंगे। अब देखिए, दो डायरेक्शंस में फाइट चल रही थी। ठीक है, मर्केंटिलिज्म का जमाना था, ट्रेड ड्राइव बेनिफिट और इकोनॉमी उसी से रन करती है, स्टेट पावर पूरी यूज की जाती है। दो डायरेक्शन में जो फाइट चल रही थी वो कौन सी डायरेक्शन थी? पहली डायरेक्शन थी जितनी ट्रेडिंग कंपनीज थी
ये आपस में बाहर भी लड़ रही थी और यहाँ भी लड़ रही थी। तो इसलिए जो है पहला कार्नेटिक वॉर, दूसरा कार्नेटिक वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर, ठीक है, जिसको एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं, ठीक है, फाइट अमंग यूरोपियंस फॉर मोनोपोली ऑफ ट्रेड, ठीक है। इसके बाद यूरोपियंस और नवाब के बीच में फाइट होना, या जो और इंडिया सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में फाइट होना, जैसे कि एंग्लो मैसूर हो गया, ठीक है, इसमें फाइट होना, एंग्लो मराठा हो गया, ठीक है। जब आप ये कवर कर लेंगे उसके बाद आप जो है वाइसराय जितने भी हुए हैं उस दौरान जो है, ठीक है, उनके द्वारा जो भी एनेक्सेशन वगैरह किए गए हैं, हेस्टिंग से लेकर के डलहौजी तक, ये तैयार कर लीजिएगा आप, कर लीजिएगा, ठीक है। डच वर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल कंट्रोल इन ऑफ इंडिया, वो उनको तो भाई मसाले चाहिए थे, वो तो मिल गए उन्हें इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा से, है ना। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पे थोड़ी सी नजर डालें तो 13 टू 17 सेंचुरी के बीच में जो है मॉडर्न एज की शुरुआत हुई है यूरोप में, ठीक है। और इसके पीछे रीजन रहा है वो है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज का। अब इसी को आप ये देखिए कि जो पोर्टुगल के जो प्रिंस थे हेनरी, जिनको नेविगेटर भी कहा जाता था, उन्होंने सेलर्स को बहुत पैट्रोनेज दी, यानी संरक्षण दिया नए सी रूट्स ढूंढने के लिए ईस्टर्न साइड में, ठीक है। उसके बाद उन्हीं में से एक सेलर था वास्को ड गामा, जो कालीकट पहुंचा वाया केप ऑफ गुड होप। तो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसके नीचे से जब ऐसे घूम के आते हैं तो यहाँ पे इस रूट को बोलते हैं वाया केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इसके बाद हॉलैंड जो है उसने अपना डोमिनेंस दिखाया, ठीक है। अब मजेदार बात क्या है कि डच को जो है ना वो पॉलिटिकल कंट्रोल में इंडिया के कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको मसाले चाहिए थे, उन्होंने जावा सुमात्रा से मसाले उठाए और हैवी प्रॉफिट में वहां जाके बेचे यूरोप में। इंग्लिश ने जब देखा तो भाई उनको लगा कि भाई थोड़े ग्रीडी हो गए, वो भी बोले भाई हम भी चलते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो भी जंप कर गए इस ल्यूक्रेटिव एशियन ट्रेड में। और 1599 में कुछ बड़े प्रोमिनेंट मर्चेंट थे, एक्सप्लोरर थे, वो सब आए इकट्ठे हुए और बोले कि हमें रॉयल चार्टर मिल जाए अगर ईस्ट इंडीज में वेंचर करने के लिए और ट्रेड करने के लिए, तो भाई मजा आ जाए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ बाद में ये 1599 में जो ग्रुप बना, इसको 1600 में जो है 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर मिल गया, ठीक है। और 1608 में मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में कंसेशन लेने के लिए विलियम हॉकिंस को भेजा गया, ठीक है। तो आप समझ गए ये पूरा मतलब 1599 से जो है अब कहानी जो है बिल्कुल शुरू होने वाली है, ठीक है। यही आपकी जो है यही वो सिरा है जहां आप एक बार पकड़ लेंगे ना तो फिर अब आप जो है चलते चले जाएंगे, ठीक है, एंड पॉइंट। तो ओवरऑल जो है ना मैं एक ओवरव्यू और दिए दे रहा हूं। तो भाई जहांगीर ने जो है परमिशन दे दी इनको ट्रेडिंग सेंटर और फैक्ट्री खोलने के लिए, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे। और पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में 1608 में खोली भी वहां पे। अच्छा, फैक्ट्रीज क्यों कहते थे, फैक्ट्रीज क्यों कहते थे, इस बात को कभी सोचा है? फैक्ट्रीज इसलिए कहते थे बिकॉज लोएस्ट लेवल के जो ऑफिसर्स होते थे, लोएस्ट लेवल के, ठीक है, इनको फैक्टर्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो फैक्ट्रीज कहलाती थी, मशीनें मशीनें नहीं लगती थी कोई, ठीक है। लेकिन इनको भाई और कंसेशन चाहिए था। बाद में इन्होंने थॉमस रो को, ये नाम देखिएगा आप, ठीक है, सर थॉमस रो को फर्दर कंसेशंस के लिए 1915 में भेजा। और इस बार जो है जहांगीर ने परमिशन दे दी कि आप पूरे मुगल प्रोविंस में जो है अपनी फैक्ट्रीज खोल सकते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है। तो ये तो पहले हॉकिंस को भेजा, अब थॉमस रो को भेजा, ठीक है। फिर 1662 में पुर्तगीज ने बॉम्बे जो है किंग चार्ल्स को दे दिया इंग्लैंड के, ठीक है, दहेज में। और बाद में किंग चार्ल्स ने वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया लीज पे, क्या, बॉम्बे, ठीक है। तो बॉम्बे यहाँ गिफ्ट में ट्रैवल कर रहा है पूरा। 1611 में इंग्लिश ने जो है पहली फैक्ट्री साउथ इंडिया की पहली फैक्ट्री है ये, ठीक है। तो ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली। और फिर उसके बाद 1632 में गोलकोंडा के जो सुल्तान थे उन्होंने गोल्डन फरमान दे दिया इंग्लिश ट्रेडर्स को। गोल्डन फरमान इज ऑल्सो नोन एज चार्टर, दे चार्टर, रॉयल चार्टर, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। तो 1651 में आ जाता है मामला और इसमें जो है इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है पहली इधर बंगाल में, पहली होती है हुगली पे, ठीक है। उसी साल शाह सुजा जो है इनको सेफ्टी का एश्योरेंस देते हैं और इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है ट्रेड करने की अनुमति देते हैं विदाउट कस्टम ड्यूटी, ओनली एट नॉमिनल प्राइस ऑफ, नॉमिनल फी ऑफ लगभग 3000 या 2000 रुपए के आसपास, तब तो रुपए ये वाला सिंबल नहीं चलता। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
1698 में फिर क्या हुआ, अजीम शाहजहां जो थे सूबेदार के, इन्होंने जमींदारी के राइट्स दे दिए भाई। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट कितना, मतलब जो है जड़ें फैलती जा रही हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर, यहाँ पे बना सबसे फेमस जो है फोर्ट विलियम। ठीक है, 1770 में मुगल एम्परर फरुख सियार ने जो है कंपनी को पासेस इशू करने के राइट्स दे दिए, कि जो भी गुड्स वगैरह जो मूवमेंट हो उसके पासेस या परमिट्स। ये देखिए, ये सब डेवलपमेंट है। ठीक है, यही डेवलपमेंट है जो पॉलिटिकल कंट्रोल की तरफ लेके जाएंगे पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को। आप देख रहे हैं फैक्ट्रियां बन रही हैं, परमिशन मिल रही है ट्रेड की बिना किसी ड्यूटी के। उसके बाद में जमींदारी के भी राइट्स मिल गए हैं, तीन जो गांव है उसके। फिर मुगल एम्परर ने जो है पास और परमिट्स इशू करने का भी वो अधिकार दे दिया। अच्छा, मीनवाइल क्या होता है, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है। ठीक है, इसके थोड़ा सा पहले। ठीक है, और ये इंडिया में आती है 1668 में। ठीक है, जब तक इनको यहाँ पे, ये देखिए 1651 के बाद ये 1690 इस कहीं बीच में आती है। ठीक है, और इन्होंने भी अपनी फैक्ट्री बनाई सूरत में, पौंडीचेरी में। और फिर क्या हुआ भाई, अब देखो क्या है इसमें, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसमें जो पूरी फाइट आपको देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी डुप्ले, डुप्लेक्स जो लिखा रहता है नाम। ठीक है, डुप्ले जो था वो गवर्नर था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसे ही डुप्ले अपॉइंट हुआ और इंडिया आया, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंग्लैंड, उससे फाइट शुरू हो गई। बहुत खतरनाक आदमी था ये, और मतलब पूरा जो है इसमें बड़ा चालाक और शातिर भी था। किस तरह से नवाबों को तोड़ा वो आप देखिएगा, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये आपके लिए जो रीडिंग है वो ये है कि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये आप पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगर लगेगा तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। और बाकी आपको लग रहा होगा जैसे कंटेंट बहुत है वहां पे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में भी बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो बात सही है, आप पढ़ लीजिएगा। एक जो रिदम होता है, ठीक है, वो आपका बन गया होगा। तो मतलब इस तरह से आपको इसको पढ़ना शुरू करिए, मॉडर्न हिस्ट्री यहां तक आइए। इसके बाद फिर जब नेशनल मूवमेंट से पहले भी कुछ चीजें हैं, और नेशनल मूवमेंट तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो फिर और आनंद आएगा। ठीक है, तो तब तक अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। वन मोर थिंग, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाइड एग्जाम्स टेलीग्राम पे सर्च करिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।